जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मित्रों, छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हमारे साथियों। आज हम प्रतियोगिता की दृष्टि से एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो इस समय का बहुत ही ज्वलंत विषय है। यू कैन हॉट टॉपिक ऑफ द वीक, यू कैन से दैट। ठीक है, वैसे तो आपकी और हमारी लाइफ में कई सारे हॉट टॉपिक चल रहे होते हैं, बट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट होता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 11th 12th 10th 8th में भी, यहाँ तक कि 6th के बाद भी इंडियन पॉलिटी पढ़ाया जा रहा है, भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ाया जाता है। लिटिल बिट ऑफ ग्लिम्स होते हैं राज्य व्यवस्था के सभी में, डेमोक्रेसी है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो आजकल जो अगर आपने गौर किया होगा, कुछ दिनों से न्यायपालिका और विधायिका में एक तनाव चल रहा है, एक सुप्रीमेसी का युद्ध चल रहा है दोनों के बीच। हु इज मोर सुपीरियर देन अदर, हु इज सुपीरियर टू अदर। टू और देन का यूज अगर आप देखेंगे तो ये एडजेक्टिव की डिग्रीज में आता है। सुपीरियर के साथ, जूनियर के साथ हम टू का यूज़ करते हैं, देन का यूज़ नहीं करते हैं। दैट इज़ द ग्रामेटिकल पोर्शन। लेकिन जो हम आज बात कर रहे हैं वो है जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच का टसल। और इसका जो मुख्य कारण क्या था कि जैसे अगर आप जानते होंगे कि हमारे देश में कई तरह की सरकारें चलती हैं, उसमें से जो राज्य की सरकारें होती हैं उनका अलग तरह से प्रोसीडिंग होता है, और जो केंद्र की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो अलग तरह से बिहेव करती है। और जितनी भी योजनाएं होती हैं स्टेट लेवल पर लागू होती हैं, उनमें मोस्टली सेंटर का पार्ट ज़्यादा होता है, 60 to 40 होता है जो सेंटर स्पॉन्सर्ड होती हैं, और 40% के अबाउट या 30 to 40% स्टेट का होता है। तो अगर कोई भी स्टेट कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करता है अपनी विधानसभा में, तो वो पारित होता है। अब जैसे कि अगर हम बिल की बात करें तो बिल दो तरह के होते हैं, एक फाइनेंशियल बिल्स और दूसरा नॉर्मल बिल्स। फाइनेंशियल बिल का ही एक पार्ट है मनी बिल। ठीक, फाइनेंशियल बिल क्यों पारित लाए जाते हैं? क्योंकि किसी भी स्टेट की, या हमारी बात कर लें, हमारे घर में भी फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, फाइनेंशियल नीड होती हैं, फाइनेंशियल हमारी ज़रूरतें होती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी बैंक से या अपने बचत खाते से जो भी सेविंग है उससे हम विड्रॉ करते हैं पैसे। ठीक है, तो अब स्टेट तो बड़े लेवल पे कर रही है ना, जनता के लिए कर रही है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके लिए खर्च करती है, ये जो प्लानिंग्स होती हैं, जो स्कीम्स होती हैं, उन पर खर्च करती है। और जाहिर सी बात है, हर कोई अपने फ़ायदे के लिए कुछ स्कीम्स बनाती है जिससे क्यों ना उनका कुछ फ़ायदा हो। तो ऐसे ही जब हमारे केंद्र और स्टेट की सरकार डिफरेंट होती हैं तो थोड़ा टसल हो ही जाता है, फाइट उनके पॉइंट ऑफ व्यू में, उसके सोचने के तरीके में, उसको इम्प्लीमेंट करने के तरीके में होते हैं, चेंजेस होते हैं। ठीक है, डिफरेंसेस होते हैं। तो ऐसा ही एक केस है, तमिलनाडु स्टेट है, हमारे देश का एक पार्ट है। वहाँ के गवर्नर साहब हैं आर एन रवि, और वहाँ की जो सरकार है वो डीएमके की सरकार है, जिसके चीफ मिनिस्टर हैं एमके स्टालिन। तो वहाँ की सरकार ने, जो स्टेट की सरकार है, उसने कई सारे बिल अपनी विधानसभा में लाए और उनको पारित कराया, वहाँ से पास किया। उसके बाद वो गवर्नर के पास भेज दिए जाते हैं। अब गवर्नर क्या करता है? गवर्नर, अब पहली बात तो हम देखते हैं बिल, जो हमने बात की बिल की बात करते हैं तो हम फाइनेंशियल बिल की बात करते हैं, और फाइनेंशियल बिल के अंदर ही आता है मनी बिल। ठीक है डियर,
मनी बिल, फाइनेंशियल बिल के अंदर ही आता है मनी बिल। यही बिल मोस्टली आते हैं, बाकी क्वेश्चन आयस पूछे जाते हैं, तो बिल ये दो होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल बिल की, तो ये आर्टिकल 117 के अकॉर्डिंग लाया जाता है, ठीक है। ये इसमें और इसमें दोनों ही तरह के बिल लाने के लिए प्रेसिडेंट की ज़रूरत पड़ती है। प्रेसिडेंट से इनको साइन करवाया जाता है प्रेसिडेंट से कि भाई आप इंट्रोड्यूस करिए, तो वो बिल फिर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं आपके विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा में कोई भी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर सेंटर करती है तो लोकसभा और राज्यसभा में होगा इंट्रोड्यूस, ठीक है। लेकिन वहीं अगर स्टेट की करती है तो जाहिर सी बात है विधानसभा में करेगा, है ना, अपने लेजिस्लेचर में करेगा। तो जो फाइनेंशियल बिल है उसको हम आर्टिकल 117 अनुच्छेद 117 में पढ़ते हैं, ठीक है। अब मनी बिल क्या है, इसकी डेफिनेशन हमको मिलती है 110, ठीक है। मनी बिल क्या है, ठीक है। इसमें कौन कौन से मनी बिल हो सकते हैं, उसमें A to F की बात की गई है, ठीक है। A to F क्लॉजेज हैं, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट टैक्सेशन होता है, गवर्नमेंट का फाइनेंशियल नीड्स होती हैं, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को होल्ड करने जो A से F क्लॉज में दे रखे हैं, ठीक है, उन्हीं को हम कहते हैं मनी बिल कहेंगे। मनी बिल यही है। लार्जर पार्ट क्या है, फाइनेंशियल बिल है। लार्जर पार्ट क्या है, फाइनेंशियल बिल है। और फाइनेंशियल बिल का स्मॉलर पार्ट क्या है, मनी बिल है। स्मॉलर पार्ट क्या है, मनी बिल है। क्लियर, याद रखिए मनी बिल किसमें आता है 110 में, और फाइनेंशियल बिल आता है 117 आर्टिकल में, ठीक है। 117 आर्टिकल में मनी बिल आता है। तो ये बात हमने समझ में आया कि फाइनेंशियल बिल किस में आता है, आर्टिकल 117 में आता है। उसका छोटा पार्ट है मनी बिल जो 110 में आता है। तो फाइनेंशियल बिल का मनी बिल होंगे और अदर बिल भी इसमें होंगे, ठीक है। इसमें इन दोनों ही बिल को बिफोर इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस वी नीड कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। हमें राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत होती है इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए इन किसी भी हाउस में, ठीक है, तो किसी भी सभा में। और मनी बिल कैसे डिफरेंस है फाइनेंशियल बिल से, मैंने कहा मनी बिल वो बिल है जो 110 अनुच्छेद में आता है और सब क्लॉज A and A to F में वो उसकी कौन कौन से मनी बिल हो सकते हैं बताया गया। मनी बिल को एंडोर्स करता है कौन, स्पीकर। यहां मनी बिल को एंडोर्स करने के लिए स्पीकर की आवश्यकता है, क्लियर। बट यहां स्पीकर की आवश्यकता, नो नीड ऑफ स्पीकर्स एंडोर्समेंट इन फाइनेंशियल बिल्स एक्सेप्ट मनी बिल। क्लियर गाइस, ये दोनों ही इंट्रोड्यूस किए जाते हैं लोकसभा में। कोई जरूरत नहीं होती है राज्यसभा में पास हो या ना हो, बट राज्यसभा में भेजे जाते हैं ये मनी बिल, ठीक है। और राज्यसभा में 14 दिन तक स्टे हो सकता है, ये भी याद रखिए। कोई भी बिल राज्यसभा जो मनी बिल है वो 14 डेज तक अपने पास रख सकती है। उसके अंदर वो उसमें कुछ चेंजेस करके वापस लोकसभा में भेज सकती है या वापस ऐसे ही भेज सकती है। लोकसभा को फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, ये लोकसभा की मर्जी पे डिपेंड है। चाहे तो उसमें अमेंडमेंट्स कर दे, नहीं तो कोई बात नहीं। और वो उसके बाद प्रेसिडेंट के लिए भेज दिया जाता है आफ्टर एंडोर्समेंट ऑफ स्पीकर। क्लियर गाइस, यहाँ स्पीकर की एंडोर्समेंट की जरूरत है मनी बिल में, सभी फाइनेंशियल बिल में स्पीकर के एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है। क्लियर, अब बात करते हैं, अब जो बिल जो है लोकसभा और से पास हुआ, ठीक, वो कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। क्लियर गाइस, और जो स्टेट लेजिस्लेचर में पास हुआ, स्टेट असेंबली में जो बिल पास होगा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा
गवर्नर के पास। स्टेट लेवल पे कहाँ जाता है बिल पास होने पे? गवर्नर के पास जाता है। क्लियर गाइस, याद रखना है। जो स्टेट असेंबली में पास होगा वो गवर्नर के पास जाएगा, जो लोकसभा से पास होगा बिल वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। क्लियर गाइस। अब प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास अपनी अपनी पावर है इस बिल को लेकर। किस अनुच्छेद का? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 200, अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 के 200 संविधान का अनुच्छेद 200 है, वो गवर्नर को पावर देता है। किसके लिए? जो बिल आया है उस पर उसकी क्या राय मशवरा है ना। जो बिल आ तो गया है, अब हम क्या करेंगे उसका? ऐसे प्रेसिडेंट के पास जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? उन्होंने कहा हमारे पास भी संविधान ने एक पावर दिया है अनुच्छेद 201 में। उन्होंने कहा ठीक है भैया, अनुच्छेद 201 तुमका दे दी और इनका का दी अनुच्छेद 200। ठीक है। अब ये बिल के साथ क्या करेंगे? अब इनके पास 4 तरीके हैं बिल के साथ। पहला तरीका क्या है? या तो बिल को सहमति दे दें कि भाई ठीक है, आपने जो बिल लाया उसको कंसेंट देते अपनी और आप इसको पास में सिग्नेट करके आपको दे दिया। मतलब ये अब आपकी स्कीम हो गई, आप जैसे चाहें। अब पैसा भी आपको मिल जाएगा सेंट्रल से, और आप जो भी आपका कंसोलिडेटेड फंड है उससे चाहे आप पैसा निकाल सकते हैं। आपके लिए मैंने सहमति दे दी। दूसरा क्या है? उसको चेंजेस करें, अमेंड करके दे दें। ठीक है। ठीक। तीसरा है उसको होल्ड कर लें। ठीक है। होल्ड अपनी पॉकेट में डाल लें। अब कितने दिनों तक डाल लेंगे पता नहीं, ये तो प्रेसिडेंट जी की मर्जी पे निर्भर करता है। 6 महीने अपने पास रख सकती हैं या साल भर रख सकती हैं। ठीक है। यहाँ इनके पास क्या है? एक तो ये कंसेंट दे दें, दूसरा रिटर्न कर दें विदाउट एनी कंसेंट। ठीक है। तीसरा अमेंडमेंट के साथ दे दें कि जाओ अमेंड कर दिया, आप इसको चेंज कर। चौथा है और इम्पोर्टेंट है, ये रिजर्व कर लेना। रिजर्व कर लेना। ठीक है। और उसके बाद प्रेसिडेंट को भेज देना। ठीक है। तो ये 4 तरीके हैं। अब इस होल्डिंग पावर, रिजर्वेशन के ही पावर को ही कहाँ चैलेंज किया गया? यही तो कहानी है। इसी को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ चैलेंज किया गया? इस होल्ड करने की पावर अपनी जेब में रख ली और भूल गए हमारे पास कोई चीज़ है। हमको नहीं पता हमारे पास है, लेकिन बहुत नीचे फाइलों में दबा हुआ। देखेंगे किसी दिन फुर्सत में बैठेंगे तब सिग्नेचर कर देंगे, या कुछ ज़रूरी बदलाव करने हो करके दे देंगे आपको। तो यार हमको तो पैसा चाहिए अभी, और आप लेके बैठे हो। 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, आप उसको होल्ड करके बैठे हो, और 6 महीने बाद जब कुछ कहा सुनी तो तुमने राष्ट्रपति जी के पास भेज दिया। यही RN रवि का और स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस पहुंचा कहाँ? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को हम क्या कहते हैं? इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रेट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को कौन? सुप्रीम कोर्ट। दूसरा क्या नाम? फादर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो ये पहुंचा केस कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी, उन्होंने एक डिसीजन दे दिया और उन्होंने कहा देखो भैया ऐसा है गवर्नर साहब, आप 1 महीने के अंदर या तो रिटर्न करें या उस पर आपने कंसेंट दे दें, दैट इज़ 1 मंथ। ठीक। और मैक्सिमम रिजर्वेशन आपका 3 महीने का है। आप रिजर्व होल्ड केवल 3 महीने तक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आपको कंसेंट देंगे। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है? अगर कोई भी बिल एक बार आप वापस भेज देते हो फिर से वो आया तो आपको उस पर सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। ठीक है। क्लियर गाइस? ऐसे ही यहाँ भी कोई भी अगर प्रेसिडेंट के पास आया तो वो क्या करेंगे? उसको होल्ड कर लेंगे, और एक बार उन्होंने रिटर्न कर दिया या उसको अमेंड करके भी भेज दिया और फिर से दोबारा सरकार ने वापस चाहे उसमें अमेंड करके चाहे एज इट इज़ फिर से भेजा, तो मजबूरन हमको
क्या करना पड़ेगा, सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैक्सिमम अगर आपका विरोधी है तो मैक्सिमम हम चाहेंगे जितना देर तक होल्ड कर सके होल्ड कर लें, जब तक इसके परिवार सब भूखे ना मरने लगे तब तक इसको हम पैसा की सुविधा उपलब्ध ही नहीं होने देंगे। अगर मेरा अनफ्रेंड फ्रेंड हुआ, भाई यही केस है, यही होता ही है। तो सुप्रीम कोर्ट जी ने ये केस इस तरह से ऑर्डर दिया और उन्होंने कहा भाई प्रेसिडेंट को भी कहा कि भाई आप भी 3 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। अब प्रेसिडेंट और जो हमारी लेजिस्लेचर है, असेंबली है सेंट्रल, उसको लगा यार सुप्रीम कोर्ट तो हमारे राइट्स को ओवर रीच कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा राष्ट्रपति जी से कहा आप जरा, कि राष्ट्रपति जी को सलाह दी गई, कैबिनेट भाई मंत्रिपरिषद होती ना, राष्ट्रपति को सलाह दें भाई हमारे पार्लियामेंट के जो मेन पार्ट्स हैं वो क्या हैं, राज्यसभा लोकसभा है, प्रेसिडेंट को कौन एडवाइस करता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो किसी भी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, और यहाँ पर भी ऐसा हुआ। और हमारे जो पार्लियामेंट है उसके मेन पिलर्स कौन कौन से हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ लड़ाई किस बीच हो रही है, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच, न्यायपालिका और विधायिका के बीच। तो विधायिका ने सोचा यार हमारे जो राइट्स हैं उनका तो अधिकारों का हनन कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ओवर रीच कर रहा है। तो उन्होंने सलाह दी प्रेसिडेंट साहिबा को कि भाई इस समय जो हमारी प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, इस समय हमारे प्रेसिडेंट कौन है, इस समय हमारी प्रेसिडेंट हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं कि द्रौपदी मुर्मू हैं। पहली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। पहले प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के पहले अगर प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, अंतरिम, ठीक है। लेकिन तो पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। और करंटली जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं, प्रथम नागरिक जो हमारे भारत की हैं वो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। उनके थ्रू कुछ क्वेश्चंस एराइज किए अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट, इन फ्रंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। भाई मैं आपको 14 क्वेश्चंस, आप न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल देखा होगा, ये करंटली है, ठीक है, करंट न्यूज़ भी है और पॉलिटी भी है, ठीक है। तो इसी को असेंबल करके मैंने एक स्टोरी आपको सजेस्ट की है। तो अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है। तो शेयर करेंगे तो और को भी फ़ायदा होगा, लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब करेंगे तो आप और मुझे दोनों को बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, व्हाट यू लाइक यू डू। हमारा काम क्या है, पढ़ाना, और आपका काम पढ़ना, ठीक है। तो जितना ही आप पढ़ेंगे उतना ही आप बेहतर बनेंगे और सक्सेसफुल होंगे। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। व्हाट यू थिंक, इट्स योर ओपिनियन, क्लियर, आई लेट इट नॉन यू। तो आपको समझ में आया होगा कि कहाँ से कहानी शुरू हुई थी। एक बिल था जो 110 के तहत लेजिस्लेचर में आता है, स्टेट असेंबली में आता है, और स्टेट असेंबली वो भेज देती है 110 मनी बिल है, 117 फाइनेंशियल बिल है, उसे भेजती है गवर्नर के पास। उनके पास पावर है, संविधान ने किस अनुच्छेद के तहत दी है, 200 के तहत। प्रेसिडेंट को किसके तहत पावर दी है, अनुच्छेद 201 के तहत। क्लियर गाइस। गवर्नमेंट के पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट में जो बिल पास होता है वो गवर्नर साहब उसके साथ जो भी करना होता करते हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट बिल पास करती है लोकसभा में, वो उसके साथ जो भी करना होता है प्रेसिडेंट साहब करते हैं। मनी बिल
को स्पीकर एंडोर्स करता है, बाकी फाइनेंशियल बिल्स को स्पीकर एंडोर्समेंट की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो कहानी कहाँ से शुरू हुई? तमिलनाडु के गवर्नर साहब आर एन रवि से और स्टेट गवर्नमेंट तमिलनाडु की। इसके अलावा सभी जो अपोजिशन वाली पार्टी वाली हैं वहाँ सारी ये क्राइसिस चल रही हैं, जहाँ पर गवर्नर उनके बिल्स को होल्ड कर रहे हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल में भी ये शिकायत आती है, आंध्रा में भी ये शिकायत आती है, ठीक है, और तेलंगाना में भी आती है, केरल में भी आती है, जहाँ अपोजिशन वाली गवर्नमेंट, वहाँ से थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। वो कहते हैं कि उन्होंने योजना अपने लाभ के लिए बना। हर किसी को अपना लाभ के लिए ज़रूरत है ना, सबको अपना लाभ ले रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट भी लाभ लेगी भाई, है ना। तो कहने का मतलब है बिल का बड़ा मामला खराब है ना। बिल इंट्रोड्यूस हुआ स्टेट असेंबली में, फाइनेंशियल बिल है 117 अनुच्छेद के तहत, मनी बिल हो गया वो अनुच्छेद 110 के तहत। स्टेट के बिल को होल्ड कौन करता है या सहमति कंसेंट कौन देता है, रिटर्न कौन करता है? गवर्नर, ठीक है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसेंट कौन देगा, रिटर्न कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब बात आती है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि प्रेसिडेंट साहब और गवर्नर साहब मैक्सिमम 3 महीने तक ही रिजर्व कर सकते हैं, उसके बाद आपको रिटर्न करना है या आपको उसको कंसेंट देनी है, दैट्स इट, डिस्पोज्ड। तो मंत्री जी ने कहा यार ये तो ओवर रीच हो रहा है, तो उन्होंने प्रेसिडेंट साहब से कहा, ये स्टोरी है, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब से कहा। प्रेसिडेंट साहब ने अपने तीर तर्कस का एक तीर है 143 अनुच्छेद 143, इसको दिमाग में रट लेना हमेशा के लिए। जो तर्कस का तीर है प्रेसिडेंट साहब के पास वो है आर्टिकल 143, आर्टिकल 143, ठीक है, 143। कुछ बच्चे इससे वाकिफ होंगे 143 से। तो अनुच्छेद 143 के तहत क्या होता है कि प्रेसिडेंट किसी भी, चाहे वो जनता की समस्या हो, चाहे किसी कोर्ट या का डिसीजन हो, उस पर ओपिनियन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अपने क्वेश्चन भेज सकती है, सकता है, सकती है। किसके तहत? अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 सब क्लॉज 1 में जनता से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो उसको सलाह लेती है, और किसी कोर्ट वगैरह ने दायर किया जो स्टेट और गवर्नमेंट के टसल के बीच धारा अनुच्छेद 131 के तहत अगर कुछ होता है, डिफरेंसेस होते हैं स्टेट और क्या कहते हैं उसको, सेंट्रल की गवर्नमेंट के बीच, तो उस पर ओपिनियन जानने के लिए भी प्रेसिडेंट क्वेश्चंस अराइज कर सकती हैं टू द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट की पावर को समझते धारा तो सेक्शन अलग चीज़ है। अगर हम अनुच्छेद 141 की बात करते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट का ही है, सुप्रीम कोर्ट कोई भी कानून बनाता है धारा 141 के तहत तो वो सभी कोर्ट्स में मान्य होता है, भारत के किसी भी कोर्ट में सर्वमान्य होता है। इसका मतलब ये है कि सभी जगह कानून सेम होगा, ठीक है। धारा 142 कहता है कोई भी अगर सुप्रीम के पास केस आता है, वो पेंडिंग है, तो वो उसको डिस्पोज करने के लिए ब्रॉडर एरिया को इस्तेमाल कर सकती है और उस पर ऑर्डर दे सकती है। 142 है। 143 में प्रेसिडेंट ओपिनियन मांगता है और उसके तहत सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की बेंच ही उन ओपिनियन का आंसर देगा। राइट ऑन योर नोटबुक। अगर कभी भी राष्ट्रपति आर्टिकल 143 का इस्तेमाल करते हुए कुछ क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट से पूछता है तो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ही उसको आंसर देती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में 141 भी है, 42 भी है और 43 भी है, ठीक है।
और ये 43 इस आर्टिकल 143 इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी अभी करंटली ये टॉपिक सिनेरियो में चल रहा है, तो ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक हो जाता है। क्लियर? तो बाकी हम क्या इससे पहले धारा 143 का इस्तेमाल हुआ? हाँ हुआ। कब? सन 1992 में कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच हो रहा था, उसमें एक ट्रिब्यूनल हुआ, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। उसने एक ऑर्डर दिया, उसने कहा कि भाई ऐसा है, कर्नाटक को इतना पानी तमिलनाडु को देना ही होगा। ठीक है, हो गया। अब स्टेट गवर्नमेंट ने उसको फॉलो नहीं किया, तो स्टेट गवर्नमेंट में जब फॉलो नहीं किया तो जो केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी 1992 में, और उस समय राष्ट्रपति थे एस वेंकटरमन। ठीक, तो एस वेंकटरमन ने सुप्रीम कोर्ट को ओपिनियन लेने के लिए ये क्वेश्चन राइज किया, क्या कर्नाटक को पानी देना चाहिए? तो 5 जजेस की बेंच गठित हुई। उसने कहा जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है वो सर्वमान्य है और कर्नाटक को उसको फॉलो करना पड़ेगा। दैट्स गुड फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री और स्टेट। तो ये उस समय हुआ था, सन 1992 की बात है। उसी तरह से सन 1992 में अयोध्या जो वर्डिक्ट आया, अयोध्या का जो कांड हुआ था, बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ था, उसमें भी पीवी नरसिम्हा राव थे। तो वहाँ भी राष्ट्रपति जी ने, उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, तो राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा जी, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। तो वहाँ पर कुछ खास आंसर नहीं आया था। उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, ये आपके क्षेत्र का मामला है और बाकी डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर किसी को अपना व्यू बताने का अधिकार है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ जो भी यथास्थिति को बनाए रखिए। तो ये वहाँ से वर्डिक्ट आया था। फिर जब बात करते हैं सन 2003 में, जब 2002 में 3 में जब गोधरा कांड हुआ, तो वहाँ भी क्वेरीज पूछी गई और वहाँ ये पूछा गया, उसमें भी ये वर्डिक्ट आया था कि उसमें क्या हुआ था कि जो गोधरा कांड हुआ 2002 में, तो मोदी जी की गवर्नमेंट थी वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन है वो हम पहले ही करा लेते हैं। होना था 2003 में, वो उसको खींच के ले आए 2002 में करवाने की सोचने लगे। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा भाई ऐसा है, कहीं भी कोई भी इलेक्शन अगर आप डिसॉल्व कर, असेंबली डिसॉल्व कर ली उन्होंने कि हम अभी करवाने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप अगर डिसॉल्व करते हैं तो 6 महीने के बाद ही आपका इलेक्शन होगा। अगर नॉर्मली आपकी सरकार जाती है, मतलब टर्म पूरा करने के बाद जाती है, तो विद इन 6 मंथ करने की हो सकती है। लेकिन आप अगर एब्जॉल्व कर लेते हैं, है ना, तब सरकार गिरा लेते हैं अपनी, और फिर उसके बाद इलेक्शन, तो वो 6 महीने के बाद ही होगा। इलेक्शन कमीशन मना कर देते हैं, भाई हम नहीं कंडक्ट कराएंगे इलेक्शन। तो राष्ट्रपति जो थे उस समय, तो उन्होंने क्वेरी की, भाई गवर्नमेंट से कहा भाई क्वेरी करिए। उस समय बीजेपी की सरकार थी, सेंटर में भी, है ना, तो अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे। तो क्वेरी हुई, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा, यही जवाब दिया कि देखो ऐसा है, अगर अपने आप स्वतः ही कंप्लीट टेन्योर होता अगर सरकार का, तो हम 6 महीने से पहले करा सकते थे, बट ये एब्जॉल्व की गई है बिफोर टाइम, तो इसलिए 6 महीने से पहले नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया। तो दैट्स हाउ अ वर्डिक्ट हैज़ गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट। 5 जजेस की बेंचेस वहाँ भी गठित हुई। और जो उसके बाद आया था वो लेटेस्ट है, ठीक है ना। और लेटेस्ट में क्या है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर साहब केवल और केवल 3 महीने के लिए किसी भी बिल को होल्ड कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं, उसके बाद उन्हें कंसेंट या रिटर्न करना ही होगा। दैट्स इट, ओके। तो इस तरह से हमने आज की कहानी को समझा। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, as well as father as well protector of the fundamental rights of human beings in India. Clear guys? तो आई थिंक ये आर्टिकल्स आपको समझ में आए होंगे। इनको अच्छे से आप नोट करिए और आराम से पढ़िए।
एंजॉय दिस वीडियो और अगले लेक्चर में हम फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए इस टॉपिक को एंजॉय कीजिए, चेरिश कीजिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।